आज मैं अलका सोयन आपको अपने पिता देवेंद्र सत्यार्थी जी की कहानी इकन्नी सुनाऊंगी। ये कहानी हमारे महान देश भारत की उस व्यवस्था पर चोट है जो किसी एक महान लेखक को इकन्नी के लिए मजबूर होता देख सकती। सुनिए। इकन्नी रख लो, इनकार ना करो। देखने में यह कन्नी है पर इसकी कीमत सचमुच इससे कहीं ज़्यादा है। बस रख लो इसे, मेरे पास ले देकर। ये कन्नी ही है, चाहे ये तुम्हारी मजदूरी नहीं चुका सकती। ये कहते हुए मैंने रामू मोची की हथेली पर कन्नी रख दी। पूरा आध घंटा लगाकर उसे मेरे बूट की मरम्मत की थी। मजदूरी की बात तो उसने मेरे इंसाफ पर छोड़ दी थी। इकन्नी जेब में डालते हुए उसने फटी फटी आंखों से मेरी ओर देखा और फिर शायद उसे जेब में मसलने लगा। उसे क्या मालूम था कि इस इकन्नी के साथ मेरी एक कहानी जुड़ी है। मुझे दिल्ली से कुंडेश्वर जाना था। ललितपुर तक रेल का सफ़र था। आगे लारी जाती थी। कई रोज़ तो इसी असमंजस में गुजर गए कि आज रुपया मिले कल मिले। दिल्ली में पत्रकारों का सम्मेलन हो रहा था। मेरा एक मित्र जो कुंडेश्वर से प्रकाशित होने वाले मधुकर में काम करता था, इस संबंध में दिल्ली आया। उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया। मैंने काम का बहाना करके बात टाल दी। वो मान गया, पर लगे हाथों मुझे बताता गया कि ललितपुर तक 5 रुपये का टिकट लगता है और आगे 15 आने मोटर के लिए काफ़ी। एक सप्ताह बीत गया। मैं कुंडेश्वर की तैयारी न कर सका। ससुरा रुपया भी कभी कभी बहुत तरसाता है, और चाहे मेरी यात्रा की गाथाएं रुपए की तंगी से भरी पड़ी हैं, दिल्ली की वह तंगी मुझे सदा याद रही। जिस दिन मैं दिल्ली पहुंचा था, मेरे पास कुल चंद आने पैसे मौजूद थे। वे छोटी छोटी ज़रूरतों पर खर्च हो गए। एक मिनट। जहाँ से रुपया मिलना था न मिला, पर मैंने अपने चेहरे पर घबराहट के चिन्ह न पैदा होने दिए। नई दिल्ली से जहाँ मैं अपने एक मित्र के यहाँ ठहरा हुआ था, मैं अक्सर पैदल ही शहर पहुँचता, फिर पैदल ही अपने निवास स्थान को लौटता। हर रोज़ मुझे लौटने में देर हो जाती। मेरा मित्र हंसकर इसका कारण पूछता। मैं हंसकर बात आई गई कर देता। कैसे कहता कि मेरी जेब तो खाली पड़ी है। खाली जेब की मुझे कोई विशेष चिंता कभी कभार ही होती है। अब ये इकन्नी इस मोची को देखकर मेरी जेब खाली हो गई तो क्या हुआ, मैं खुश हूँ। एक दिन रात को दिल्ली में मेरी एक मित्र के यहाँ दावत थी। वहाँ से फारिग होते होते 10 बज गए। अब वापस नई दिल्ली लौटना था। मैं पैदल ही चल पड़ा। हौसला हारना मैंने सीखा ही नहीं। पास में से एक तांगा गुजरा। मैंने आवाज़ दी, तांगा। तांगा रुक गया। एक सवारी पहले से बैठी थी। तांगे वाला बोला, किधर जाओगे? जिधर भी ले चलो। खूब, जिधर भी ले चलो। किधर ले चलूँ? मैं तो नई दिल्ली में भाड़ा कब बजा रहा हूँ। मुझे भी वहीं ले चलो। 3 आने पैसे लगेंगे। रात बहुत हो चल रही है। दूसरा टांगा मिलने से रहा। पर भाई, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। पैसे हैं नहीं? अजय, आप कैसा मजाक कर रहे हो? ये ठीक नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे पास सचमुच पैसे नहीं हैं। तांगे वाला कोई भला आदमी था। उसे दया आ गई। बोला, अच्छा तो बैठ जाओ। तुम्हारे 3 आने पैसे मैं खुद आज से मांग लूँगा। बहुत ठीक। तांगा चला जा रहा था और मैं सोच रहा था कि जब खुदा ने मुझे ही 3 आने नहीं दिए तो इस तांगे वाले को मेरे हिसाब से कैसे 3 आने दे देगा। मेरे दिल में कई तरह के विचार आते जाते रहे। खुदा क्या भला है। कुछ लोग कहते हैं कि खुदा का ख्याल केवल एक वहम है। क्या ये सचमुच एक वहम है?
क्या मैं ईश्वर में उतना यकीन रखता हूँ जितना ये तांगे वाला? यदि नहीं तो मैंने कैसे मान लिया कि वो मेरे हिसाब से खुदा से 3 आने वसूल कर सकेगा? उस समय मुझे वो घटना भी याद आई जब मैंने प्रश्न के उत्तर में अपने साहित्यकार मित्र को बताया था कि अगर खुदा ना भी हो तो सिर्फ अपनी पनाह के लिए हमें एक खुदा की कल्पना कर लेनी चाहिए। फिर मैंने सोचा कि इस तांगे वाले ने मुझे ज़रूर कोई साधु समझ लिया होगा। सिर के लंबे बालों और दाढ़ी को देखकर अक्सर लोगों को मुगालता हो जाता है, और यदि उसे मालूम हो जाए कि सचमुच के खुदा पर विश्वास करने की बजाय मैं केवल एक काल्पनिक खुदा को मानता हूँ तो झट वह मुझे अपने तांगे से उतार बाहर करे। साथ वाला मुसाफिर बोला, आप क्या काम करते हैं? मैंने उत्तर दिया, मैं लोकगीत इकट्ठे करता हूँ। किस कंपनी की तरफ से? नहीं साहब, ये मेरा अपना शौक़ है। अपना शौक़ है? खूब। पर साहब, ये दुनिया है, रुपए कमाने के ही तो धंधे हैं। पर साहब, मैं ये काम सिर्फ रुपए कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। घर से अमीर होंगे, घर से मैं रुपए नहीं लेता। तो रोटी और सफ़र कैसे चलाते हो? पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर थोड़ा पैसा कमा लेता हूँ, और सच कहता हूँ कि यदि पैसे मिलने बंद भी हो जाएं तो भी मैं काम नहीं छोड़ूंगा। अब ज़रूर कोई साधु होंगे। नहीं जी, मैं तो एक गृहस्थ हूँ। मेरी पत्नी और बच्ची जो अक्सर सफ़र में मेरे साथ रहती हैं, आजकल गांव गई हुई। ठीक हो या ना हो, कुछ भी कह लीजिए, इस समय तो मैं मुफ्त के तांगे की सवारी कर रहा हूँ। सच बात तो यह है कि मैं भी इस तांगे वाले की तरह एक मजदूर हूँ। फ़र्क इतना है कि यह मजदूर तांगे वाला मजदूरी पाता है और इस गरीब लेखक को पत्र पत्रिकाओं वाले टालते चले जाते हैं। नहीं तो आज यह नौबत न आती कि मुफ्त में तांगे की सवारी मांगूं। यह तो इस आदमी की शराफत है कि उसे मेरे हिसाब के 3 आने खुदा से लेने की बात कहकर एहसान के बोझ से भी बरी कर दिया है। सड़क पर बिजली की रोशनी थी और इसके मुकाबले में गरीब तांगे वाले के लैंप की बत्ती बहुत धीमी चल रही थी। तांगे वाला हमारी बातें मज़े से सुन रहा था। उसे खुश करने के लिए मैंने कहा, साहब, मैं तो समझता हूँ कि तांगे वालों की कमाई खून पसीने की कमाई है। अगर कभी इस दुनिया में मुझे इस आदमी का जन्म मिले तो मैं चाहूँगा कि किसी तांगे वाले के घर में जन्म लूँ। तांगे वाला बोला, ये ना कहो जी, हम तो दिन में 100 बार झूठ बोलते हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि आपको निजात मिले। पैदा होना और मर जाना, ये तो बहुत सख्त इम्तिहान है जी। दिल्ली में 2 सप्ताह मैंने बड़ी भाग दौड़ में गुजारे। खाने पीने की कोई तकलीफ़ न थी, पर दिन में कई मील पैदल चलना, वे भी चमड़े का भारी थैला उठाए हुए, ये कुछ आसान काम नहीं था। मित्रों से मिलना और गीतों की तलाश में स्थान पर पहुंचना, ये तो ज़रूरी था। कुंडेश्वर से पत्र आया। लिखा था, फ़ौरन चले आओ। ये चौबे जी का पत्र था। अब वहाँ जाना और भी ज़रूरी हो गया। अपने मित्र से मैंने 7 रुपये उधार लिए। 5 रुपये 15 आने किराए के लिए, 1 रुपया और 1 इकन्नी ऊपर के खर्च के लिए। 8 आने तो स्टेशन तक तांगे वाले को देने पड़े। बाकी बचे 6.5 रुपये। टिकट घर की खिड़की पर पहुंचा तो पता चला ललितपुर तक 5 रुपये का नहीं बल्कि 5 रुपये 11 आने का टिकट लगेगा। ये भी खूब रही। तो क्या उस कुंडेश्वर वाले मित्र ने मजाक किया था? अपनी कमज़ोर याददाश्त पर मैं झल्लाया, और कोई चारा भी तो नहीं था। जो होगा देखा जाएगा। मैंने ललितपुर का टिकट लिया और कुली के असबाब उठवाकर गाड़ी में जा बैठा। 1 इकन्नी कुली को दे दी। अब तो जो बाकी पैसे गिने तो कुल 10.5 आने बचे। अब याद आया कि 1.5 आना दिन में तांगे पर खर्च हो गया था। 10.5 आने, कुल 10.5 आने। दिल में कई उतार चढ़ाव पैदा हुए। फिर
किसी तरह दिल को दिलासा दिया, ललितपुर तो पहुँचूँ, फिर देखा जाएगा। रात भर रेलगाड़ी का सफ़र रहा, नींद नहीं आई। अगले सवेरे ललितपुर आ गया। कुली सामान बाहर ले आया। पता चला कि लारी के अड्डे तक तांगे वाले को 1 दुअन्नी देनी होगी। मेरी जेब में कुल 10 आने थे। बड़ी मुश्किल से कुली को 2 पैसे में भुगताया और तांगे वाला 1 आने में मान गया। तांगा चला जा रहा था। 7 की सीट पर बैठे युवक ने पूछ लिया, भाई क्यों भाई, कुंडेश्वर का क्या यहाँ से क्या लगेगा? यह प्रश्न मैंने कुछ इस लहजे में किया था कि उसे महसूस हो कि इस सिलसिले में मैं बिल्कुल अपरिचित हूँ। वो बोला, सिर्फ 15 आने। 15 आने? पर भाई मेरी जेब में तो 10 आने रह गए हैं। इसमें से 1 इकन्नी तांगे वाले की हो चुकी समझिए, और मेरे पास सिर्फ 9 आने। 9 आने? तो बाकी 6 आने कहाँ से पाओगे? यही तो चिंता है, कोई उपाय हो तो बताओ। अब ये मैं क्या जानूँ, मैं तो अभी विद्यार्थी हूँ। सच जानो मेरे पास होते तो मैं टिकट ले लेता। और कठिनाई तो इस बात की है कि मैं बाहर से पढ़ने जाता हूँ, आता हूँ, कोई मुझे उधार देगा नहीं। मैं चुप हो गया, और सच मानो तो यहाँ पहुँचकर यूँ एकदम पूरी चुप हो जाने की वजह से ही उस विद्यार्थी पर असर डाल सका। वह भी चंद मिनट तक खामोश बैठा रहा। तांगा चला जा रहा था और मैंने तांगे वाले से कहा, अरे भाई, अगर तुम मुझसे 1 इकन्नी ना लो तो मेरी कठिनाई घटकर 6 आने की बजाय 5 आने की रह जाती है। वे बोला, साहब मैं अपनी इकन्नी ज़रूर लूँगा। यूँ इकन्नियाँ छोड़ने लगूँ तो मेरा तो घोड़ा भूखा ही मर जाए और घर जाने पर बीबी की गालियाँ अलग खाऊँ। उसे यह संदेह हुआ कि अड्डे पर पहुंचकर इकन्नी देने से इनकार न कर बैठूं। उसे तांगा रोक लिया। बोला, अड्डा दूर नहीं है, इकन्नी निकालिए। मैंने इकन्नी उसकी हथेली पर रखी, तब वो आगे चला। वे विद्यार्थी पूछने लगा, काम क्या करते हो? मैं हर भाषा के लोकगीत संग्रह करता हूँ। जी हाँ, विश्वामित्र में मैंने गीतों पर लेख पढ़ा था, आप ही का होगा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। काम बनता देखकर मैंने उसे बिगाड़ना मुनासिब न समझा। नहीं तो कोई और अवसर होता तो मैं पूछता कि किस महीने के विश्वामित्र की बात है और लेख का शीर्षक क्या था। वे बोला, आपका नाम? मैंने अपना नाम बताया और बोला, वह लेख मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा था, अवश्य ही वो आपका लिखा होगा। ये तो बड़ा महान कार्य है जी। इस प्रशंसा ने मुझे और लज्जित कर दिया। ये बहुत महान कार्य है जी। यदि ये कार्य महान है तो मेरी आर्थिक अवस्था इतनी खराब क्यों है? लारी का टिकट लगेगा 15 आने और मेरे पास है सिर्फ 9 आने। वे बोला, अब आप चिंता न करें, मैं आपका प्रबंध अपने जिम्मे लेता हूँ। आप किसी से मत कहें कि आपके पास पैसे कम है, आप लारी पर सवार हो जाइए। अभी लारी 2 घंटा बाद चलेगी, इतने में मैं देख लूँगा। अड्डे पर पहुँचकर उसे मुझे आराम से लारी में बिठा दिया और स्वयं टिकट कंडक्टर से जाकर मिला। कौन जाने उसे क्या झूठी झूठी बातें की होंगी। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि वह उसे लिए हुए आया और बोला, इन्हें 9 आने दे दीजिए, वे आपको कुंडेश्वर का टिकट दिए देते हैं। मैंने बटुआ खोला, 9 के 9 आने मैंने बड़े ध्यान से देखे, पर बाहर सिर्फ 8 आने निकाले। उन्हें उसे देते हुए कहा, आप आज्ञा दे तो 1 इकन्नी में रख लूँ, कुंडेश्वर में ज़रूरत पड़ेगी। सड़क से चौबे जी के मकान तक असबाब ले जाने वाले कुली को दे दूंगा। वहाँ पहुँचते ही ये तो जाहिर करने से रहा कि मेरी जेब में 1 इकन्नी भी नहीं है। जी हाँ, इकन्नी आप शौक से रखिए। वहाँ कुंडेश्वर में पहुँचा तो सड़क पर चौबे जी का एक मित्र मौजूद था। उसने मेरा असबाब पहुँचाने का बंदोबस्त कर लिया। अब ये इकन्नी मेरे पास बची रही। इसे मैंने संभाल कर जेब में रख लिया। जब कभी चौबे जी को गिलौरी की आवश्यकता पड़ती, मैं झट जीप में इकन्नी निकालता और कहता, पैसे मैं दे दूंगा। चौबे जी नहीं नहीं कहते हुए इसे वापस कर लेते। और अब जब मैंने रामू से बूट की मरम्मत कराने को कहा, इसे रख लो,
इनकार न करो, देखने में ये कन्नी है पर इसकी कीमत सचमुच इससे कहीं ज़्यादा है। मेरी आंखें गीली हो गई थी। उसे सारे दिन में किसी कन्नी के अतिरिक्त कुछ न मिला था। उसने सोचा होगा कि उसने एक अंतर्यामी साधु का बूट मरम्मत किया है, नहीं तो वो कैसे जानता कि घर में उसकी भूखी बीवी और बच्चे इसी इकन्नी की बाट जोह रहे। धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर सोचिए कि हमारे देश में महान लोग कैसे जीते हैं।